चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके लिए लेकर आए हैं सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। यानी कि जो BA6 सेम के अंदर हमारे तो BA थर्ड ईयर के अंदर ये टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। तो आपको ये टॉपिक बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है, टेक्निकल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, सिंपल शब्दों में आपको मैं बता दूं कि रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है रिमोट, यानी कि जो आपके घर में जो रिमोट है, जो कोई भी रिमोट होता है वो क्या करता है कि सूचनाओं को बिना उस वस्तु के पास जाए सूचनाओं के एकत्रित कर लेता है। वो किस प्रकार से कर लेता है, यानी कि सेंस करके, यानी कि अपनी एनर्जी भेज करके उस चीज़ को क्या कर लेता है, उसकी सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जो सैटेलाइट है हमारे, जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, वो अंतरिक्ष में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर क्या कहेंगे कि वो पृथ्वी से दूर छोड़े जाते हैं। और इतनी दूरी करीबन 36,000 किलोमीटर या इससे ऊपर अलग अलग ऊंचाई पर जो स्थापित किए जाते हैं, तो पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं। और वहीं से ये क्या कर देते हैं, सौर्य विकिरण के रूप में जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उस एनर्जी को वो क्या कर देते हैं, यो डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। या कई बार हमें क्या है जो है फोटो, या फिर कई बार ये क्या फोटो भी खींचे जाते हैं इसके द्वारा। तो यही है रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो छोड़ करके और उनसे जो सूचनाएं प्राप्त करना, मौसम संबंधित है या अन्य जो सूचनाएं हैं उनके एकत्रित करना है, कि जो सारी प्रक्रिया है उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये पूरी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं कि सुदूर संवेदन का अर्थ है परिभाषा, किसी वस्तु को छुए बिना उसका बोध या संवेद होना सुदूर संवेदन है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को छुए बिना उसकी जो सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं उसे सुदूर संवेदन कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1960 में मिशिगन विश्वविद्यालय व एविलिन प्रूट द्वारा किया गया था। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है। तो इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि A.N. स्ट्राहलर के अनुसार व्यापक अर्थ में दूर संवेदन ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क के बिना किसी वस्तु के लक्षणों को मापने की प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में दूर संवेदन का अभिप्राय वायुयानों तथा उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना है। दूसरी परिभाषा है कोलवेल के अनुसार विस्तृत शब्दों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ है किसी वस्तु किसी निश्चित दूरी पर से हटा से टहल लेना या सर्वेक्षण करना। तो ये रिमोट सेंसिंग अलग अलग, जैसे कि हमारी आंखें भी क्या है, प्राकृतिक भी जो यंत्र होते हैं वो रिमोट सेंसिंग के लिए, जैसे कि हमारी आंखें हैं वो भी क्या है एक रिमोट सेंसिंग का ही काम करती है, सुदूर संवेदन का ही काम करती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो मनुष्य की आँख किसी भी जीव की आँख वस्तु को प्रेक्षण और अभिलेखन करती है, यही काम कैमरा करता है और वह उन सिद्धांतों पर काम करता है जिन पर आँख काम करती है। कैमरे की क्षमताएं विस्तृत होती है और आँख और कैमरा के पदार्थों से प्रदीप्त कुल प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म अंश में कार्य करता है। और किंतु सुदूर संवेदन की युक्तियाँ इस ऊर्जा स्वरूप जिनका तापमान 0 सेल्सियस से 273 केल्विन से अधिक है का अधिकतम उपयोग करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी आंखें हैं। तो हमारी आंखें वो किसी वस्तु को बिना ही छुए उसके बारे में क्या है सूचनाएं प्राप्त कर लेती हैं। जैसे कि हम दूर से देख लेते हैं कि कोई कहीं क्या है कोई पेड़ है या कोई दीवार है, तो उसके बारे में भी क्या दूर से सूचना मिल जाती है। इसी प्रकार का जो कार्य है उसके अंदर किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि हम जो सुदूर संवेदन की अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, जरूर नहीं आप 2-3 परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। और इसका जो अर्थ है वो आप देखें कि जो इसका अर्थ है हम वस्तु सीधे संपर्क में आए बिना भी विभिन्न क्या है आए बिना, इसका अर्थ है कि हम सीधे वस्तु के संपर्क में आए बिना
उसके बारे में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे संबंध के में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ये युक्तियाँ हैं ध्वनिकी, गुरुत्व और चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व इत्यादि। सुदूर बहुगामी उपयोग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रसंघ ने 3 दिसंबर 1986 को, आगे हम निकाल देते हैं, 1986 को जो है निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। तो ये इनकी परिभाषा में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो आप देख लेते हैं, इसमें सुदूर संवेदन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व कृत्रिम दूर संवेदक। ठीक है, प्राकृतिक तो हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा होगी और किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रदत्त होते हैं और सूंघने कार्य करते हैं। और प्राकृतिक उपकरण विस्तृत क्षेत्रों की विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मनुष्य ने कुछ कृत्रिम दूर संवेदी उपकरणों का भी आविष्कार किया है। कृत्रिम या यांत्रिक संवेदक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेडियोमेट्रिक या विद्युत चुम्बकीयता, देखिएगा यह विद्युत चुम्बकीयता ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा खंड के माप है। और इसके बाद में बात करते हैं ऑडियोमीटर या ध्वनि की तीव्रता का मापता है। और मैग्नेटोमीटर या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ग्रेविमीटर या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और अगला है हमारा ग्रेविमीटर, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ये अलग अलग जो रेडियोमीटर है, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को सीमित खंड को मापेगा, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापेगा। ये अलग अलग के हैं, ये जो मापक के जो यंत्र होते हैं वो अलग अलग चीज़ें मापते हैं। और ध्यान रहे कि सभी प्राकृतिक मानव निर्मित पदार्थ ऊर्जा का परावर्तन और शोषण विकिरण करते हैं। यानी कि जो मानव निर्मित कोई भी पदार्थ है, जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, यानी कि जब सैटेलाइट से जो फोटो लिए जाते हैं या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो वो परावर्तन यानी कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो सूर्य विकिरण के रूप में आती है, उसका रिफ्लेक्शन कर देती है, यानी कि उस वस्तु से टकरा कर वापस चली जाती है। और शोषण यानी कि वो सोख लेना, और विकिरण यानी कि बांट देना, अलग अलग दिशाओं में बांट देना। उसके बाद में हम बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में। रिमोट सेंसिंग की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। सुदूर संवेदन के द्वारा आंकड़ों, सूचनाओं को निम्नलिखित अंतर्संबंध चरणों और अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत रहना चाहिए। यानी कि कोई जो वस्तु है जो जिसका हमें क्या डाटा प्राप्त करना है वो पूरी तरह से चमकनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरत होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा का स्रोत, और आगे हम डीपली बढ़े इनके बारे में। स्रोत से पृथ्वी धरातल तक ऊर्जा का संचरण, यानी कि उस स्रोत से जो है वो ऊर्जा है वो पृथ्वी की धरातल तक जानी चाहिए। संचरण, पहुंचना, पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अनोन क्रिया, यानी कि उसका पृथ्वी के साथ क्या करना है, अनोन क्रिया होना, रिफ्लेक्शन होना या अवशोषण होना, प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद में वायुमंडल से परावर्तित ऊर्जा, यानी कि वायुमंडल के अंदर छोटे छोटे जो अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, वो क्या कर देते हैं, ऊर्जा का अवशोषण, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और प्रबंधन और संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन, यानी कि जो रिफ्लेक्ट ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य विकिरण है वो रिफ्लेक्ट होकर किसी वस्तु से वापस आया, उसको क्या करता है, अभिसूचन, यानी कि इसको रिकॉर्ड करता है। प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ, आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण, यानी कि जो प्राप्त फोटोग्राफ है या फिर डिजिटल आंकड़े हैं उनका अभिसरण रूप, ठीक है। और आंकड़ा उत्पाद से विषय रूप सूचना सामग्री निकालना, और जो भी आंकड़े हमें मिले हैं उसे हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम आंकड़े निकाल लेते हैं, सामग्री उससे निकाल लेते हैं। मानचित्र सारणी के रूप में आंकड़ों सूचना को अभिसरण, उसके बाद में जो हमें डाटा मिला है उसे उसके या तो मानचित्र बना दिया, सारणी के रूप में आंकड़ों को रख लिया। तो ये सारी प्रोसेसिंग है रिमोट सेंसिंग की, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ऊर्जा का स्रोत, सबसे पहले ही ऊर्जा का जो स्रोत है
उसके लिए क्या ये सबसे पहले देखिए ऊर्जा का स्रोत। सुदूर संवेदन की पहली अनिवार्यता ऊर्जा के स्रोत से होना जो अभिष्ट लक्ष्य को प्रदीप्त कर सके। और दूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा का दो स्रोत हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं जो ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सूर्य है वो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। यानी कि प्राकृतिक विद्युत ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रसारित सौर विकिरण तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण के रूप में होती है। यानी कि जो एक तो सूर्य क्या है वो जो ऊर्जा आती है हमें वो क्या आती है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आती है। इसी कारण तो क्या है सूर्य की जो रोशनी से बिजली बना पाते हैं, क्यों अगर ये विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा न होती तो फिर सूर्य की रोशनी से बिजली कैसे बना पाते। और सूर्य विकिरण के रूप में आती है, प्रसारित होती है। और उत्सर्जित ऊर्जा यानी कि उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है, इनकी पृथ्वी क्या करती है, पहले ऊर्जा को क्या कर देती है, कुछ पार्ट है वो क्या शोषित कर लेती है, उसके बाद उसे क्या छोड़ देती है। जैसे कि रात को है, जैसे दिन के समय क्या करेगी, पृथ्वी गर्म हो जाएगी और रात को उसी ऊर्जा को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। यानी कि रात के टाइम क्या होती है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है, अपनी ऊष्मा क्या मुक्त कर देती है, उसी को कहते हैं उत्सर्जित तापीय विकिरण। उसके बाद में कृत्रिम या मानवकृत विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। यानी कि जब फ्लैश गन रडार इसके अंदर रडार आपने देखा होगा, जो जहाज पानी वाले जहाज है या फिर हवाई जहाज उसमें लगा होता है, और उसमें भी क्या है वो रडार लगा दिया जाता है। रडार क्या करता है, रेडियो तरंगे या माइक्रोवेव तरंगे हैं वो छोड़ता है, माइक्रोवेव तरंगे छोड़ता है, और वो क्या करती है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती है। और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से की तरफ जाती है और वापस आती है, रडार के उसी टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है, उसी प्रकार क्या डाटा एकत्रित कर लेता है। ये इसे क्या है, मौसम खराब हो तो उसमें भी क्या है ये सहयोग करता है रडार। और इसलिए क्या है जो सैटेलाइट है और कई है सैटेलाइटों के साथ क्या रडार सिस्टम लगा दिया जाता है, ताकि वो वर्षा के ऋतु है या रात के टाइम भी क्या है सूचना एकत्रित कर सके। तो किसी बाह्य प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और ये अपनी ऊर्जा कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर करता है। रडार मुख्यतः माइक्रोवेव गठबंधनों से सक्रिय होता है, और माइक्रोवेव तरंग रडार को धुंध बादलों में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी सपोज कीजिएगा कि अगर बरसात का टाइम है और रिमोट सेंसिंग करनी है तो क्या करेंगे, रडार लगा दो और रिमोट सेंसिंग आराम से कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा के पर चलने के कारण रडार दिन रात काम कर सकता है। मैं आपको बता दिए कि रात के टाइम भी क्या है डाटा ये एकत्रित कर सकता है रडार। तो रडार क्या करता है कि रडार माइक्रो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रडार माइक्रोवेव तरंगों की जमीन की ओर फेंक देता है। अपने रडार क्या है माइक्रोवेव तरंगों को फेंकेगा, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में देखिएगा ये संवेदक है और ये रडार युक्त इसके साथ रडार है। ये क्या है अपनी एनर्जी फेंकेगा, यानी कि माइक्रोवेव ये फेंक रहा है, देखिए आप जमीन रडार माइक्रोवेव तरंगे जो फेंक रहा है। और ये इस पहले इन फसलों से और फिर इस मकान से जिस फार्म घर दे रखा है उसे टकरा कर वापस आ रही है। उस प्रकार ये क्या सूचना एकत्रित कर रहा है रडार। तो आप ये अब पेपर में जब आप इसको एक्सप्लेन करें तो विद मैप के साथ आप इसको एक्सप्लेन करना, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। और तो यह क्या करता है, यह स्पंद यानी कि यह स्पंद किसी वस्तु तक कितनी देर में गया और वापस आया, बस ठीक है, इस चीज़ को क्या कर देता है, रिकॉर्ड करता है। यानी कि किसी वस्तु को तकनीक देर में गया और वापस आया, इस वस्तु को क्या रिकॉर्ड करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि